नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कडाले आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल में जिसका नाम है बोधी ब्लेंडेड लर्निंग। सो फ्रेंड्स, टुडे हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम लोग देख रहे हैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट। ठीक है, लास्ट जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में क्या देखा था। वी हैव सीन द हिस्ट्री ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, वी हैव सीन द डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड आफ्टर दैट वी हैव सीन द स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, जैसे मैंने कहा था तो सेकंड पार्ट में हम लोग क्या देखने वाले, वी आर गोइंग टू सी द फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के लेक्चर को और फटाफट देखते हैं फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स। फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, वन बाय वन मैं आपको सारे फीचर्स बताऊंगा और फिर डिटेल में वन बाय वन उसको समझाऊंगा। सबसे पहले आता है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, उसके बाद दूसरा है प्राइस थियरी, तीसरा है पार्शियल इक्विलिब्रियम, चौथा है बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस, पांचवा है स्लाइसिंग मेथड, सिक्स्थ वन इज यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, सेवंथ इज एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर एंड लास्ट वन इज लिमिटेड स्कोप। टोटल कितने हैं? 8 याद रखना है। फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कितने? 8। चलिए वन बाय वन उसको अच्छे से समझ लेते हैं। सो व्हाट इज मीन बाय स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। इंडिविजुअल यूनिट मतलब किसी बहुत बड़ी इकोनॉमी, हमारी 140 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है, लैक्स ऑफ कंपनीज है, उसमें से अगर मुझे किसी एक को स्टडी करना है तो क्या लगेगा? माइक्रोस्कोप, बराबर। तो माइक्रोस्कोप जैसे बड़े कोई तो अमीबा या कोई भी चीज़ है, उसमें से भी बहुत छोटे से को क्या करता है? एनालाइज करता है। जैसे हम लोग कल डेफिनेशन देखा था, किसका था? मॉरिस डॉब का। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि दैट इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट थ्रू द माइक्रोस्कोप। ठीक है, वैसे ही हमें क्या करना है यहाँ पे, वी आर ट्राइंग टू सी आइदर एनालाइज द स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट ऑफ द इकोनॉमी। एग्जाम्पल ले लो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक फर्म लेनी है, लाखों कंपनीज है, उसमें से एक कंपनी को स्टडी करना मतलब इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट को स्टडी करना। इसके लिए हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स टूल चाहिए। कौन सी कंपनी ले लेते हैं? चलो टीसीएस ले लेते हैं। ठीक है, कल भी हम लोगों ने उसका एग्जाम्पल लिया था। टीसीएस में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अभी ये कंपनी का प्रॉफिट लॉस, लेबर स्ट्रेंथ, उनकी सैलरी, वेजेस, एक्सपेंडिचर, ये सारी चीज़ों का अगर मुझे एनालिसिस करना है तो मुझे लगेगा माइक्रो इकोनॉमिकल टूल्स। ठीक है, वैसे ही हम लोग और एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि इंडिविजुअल हाउस होल्ड है। जैसे कि अज्यूम कर लो ये मेरा घर है, अज्यूम करना ऐसा नहीं है, लेकिन अगर ये घर है तो इसका रेंट कितना है, इसके अंदर जो लोग रह रहे हैं उनका इनकम कितना है, हाउ मच दे आर एक्सपेंडिचर, व्हाट इज देयर इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज़ों का अगर एनालिसिस करना है दैट विल बी कम अंडर माइक्रो इकोनॉमिकल स्टडी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्राइस थियरी। प्राइस थियरी मतलब कोई भी चीज़ का प्राइस डिटरमाइन करते वक्त हमें नंबर ऑफ चीज़ें एनालाइज करनी पड़ती है। पहले कॉस्टिंग कितना है, सेल कितना होने वाला है, देन आफ्टर दैट हाउ मेनी वर्कर्स आर देयर, रॉ मटेरियल कितना है, कॉस्टिंग वगैरह वगैरह सारी चीज़ें देखनी पड़ती है एंड देन वी कुड कम टू द कंक्लूजन कि इसका प्राइस कितना रखना है। और एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि पार्ले कंपनी है, पार्ले के नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है, उसमें से एक प्रोडक्ट है उसकी प्राइस वो चेंज नहीं करना चाहते एंड द प्रोडक्ट इज पार्ले जी, जबकि अदर प्रोडक्ट की उन्होंने प्राइस हर बार बहुत बार चेंज की हुई है। सो ये प्राइस थियरी हेल्प अस टू डिटरमाइन दिस थिंग्स। ये प्राइस कितनी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, चेंज करना है नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कल हम लोगों ने देखा था फर्स्ट पार्ट में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से थे? 4 थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स। अगर मैं लैंड ले रहा हूँ तो क्या देना पड़ेगा? रेंट। लेबर अगर किसी को एम्प्लॉय कर रहा हूँ तो उसको सैलरी मतलब वेजेस देना पड़ेगा। कैपिटल मतलब किसी से पैसा ले रहा हूँ तो उसको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। चौथा था एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर्स को देना पड़ेगा प्रॉफिट। लेकिन कितना, ये डिसाइड होगा प्राइस थियरी में। आर यू गेटिंग मी? एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने टीसीएस की कंपनी देखी थी। एज्यूम करो कि मैं टीसीएस का मैनेजर हूँ और आप स्टूडेंट एज अ एम्प्लॉय करके वहाँ पे एप्लीकेशन लेके आ रहे हो, मुझे जॉब चाहिए, इंटरव्यू के लिए आ रहे हो, बराबर। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू मैं क्या देखूंगा? एक्सपीरियंस कितना है, नॉलेज कितना है, एक्सपर्टाइज क्या क्या है, नंबर ऑफ अदर थिंग, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब जैसे कि स्किल डेवलपमेंट के रिलेटेड कुछ जॉब होगा कि डेटा एनालिसिस आ रहा है या डिजिटल मार्केटिंग आ रहा है या वेब डिजाइनिंग आ रहा है या नंबर ऑफ अदर थिंग्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है कि कंप्यूटर साइंस किया है। डिपेंडिंग ऑन दिस थिंग्स आई विल डिसाइड द इंडिविजुअल लेबर या एम्प्लॉय सैलरी। सबको सेम दूंगा क्या? नहीं,
डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंस द सैलरी रेंजेस वैरी। तो ये सब डिसाइड होगा कहाँ पे, इकोनॉमिकल थिंग में। जैसे ये लेबर का सैलरी डिसाइड होगा वैसे ही प्रोडक्ट्स के बारे में होगा। प्रोडक्ट्स के साथ क्या होगा, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट जो डिसाइड होना है उसके लिए क्या है, क्वालिटी, कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, अदर कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, ये सारा लेबर कॉस्ट वगैरह सब मिला के बाद में प्राइस डिसाइड होता है। प्रॉफिट भी उसमें ऐड करना पड़ता है कि प्रॉफिट कितना चाहिए मुझसे इससे। सो प्राइस थियरी गेट डिटरमाइंड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, आइसोलेटिंग अ इंडिविजुअल यूनिट फ्रॉम द होल इकोनॉमी। मतलब पूरे इकोनॉमी के कंपनी से मैंने टीसीएस को अलग निकाला और उसको स्टडी किया, दैट इज नोन एज पार्शियल इक्विलिब्रियम। अभी इक्विलिब्रियम मतलब क्या, बैलेंस ऑफ टू फोर्सेस, ठीक है। देयर आर टू फैक्टर्स, कोई भी हो सकता है, जैसे कि प्राइस एंड डिमांड, इनकम एंड प्राइस दोनों के इनको बैलेंस करना या डिमांड एंड सप्लाई को बैलेंस करना। इक्विलिब्रियम कैसे स्टैब्लिश होता है मार्केट में, डिमांड फोर्सेस एंड सप्लाई फोर्सेस वर्क्स। डिमांड मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड का, सप्लाई का मतलब अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई का, ये दोनों एक जगह पे जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। मतलब क्या हो रहा है कि डिमांड कहाँ से हो रही है, कंज्यूमर से, सप्लाई कहाँ से हो रहा है, प्रोड्यूसर से। प्रोड्यूसर क्या सोचेगा कि जब डिमांड ज़्यादा है मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बेचूँ और प्रॉफिट अर्न करूँ। कंज्यूमर क्या सोचेगा, प्राइस कम है मैं ज़्यादा से ज़्यादा खरीदूँ। मतलब दोनों का एंगल अलग है। सो दोनों अलग एंगल से जब आ रहे हैं, दे विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट और उसको मार्केट इक्विलिब्रियम होगा, दैट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम लेवल। यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है कंज्यूमर को बेस्ट प्राइस देने में, सेलर को प्राइस डिसाइड करने में। आर यू गेटिंग मी? तो पार्शियल इक्विलिब्रियम मतलब पूरे इकोनॉमी से एक कंपनी को अलग करना, सारे सोसाइटी से एक घर को अलग करना, सारे लेबर में से एक लेबर को अलग करना और उसकी स्टडी करना। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज व्हाट, बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशंस। माइक्रो इकोनॉमिकल थियरी बहुत अजम्पशंस, अजम्पशन मतलब अज्यूम करना कि ऐसे हो सकता है। जैसे कि मैंने कुछ टाइम के लिए अज्यूम किया कि अगर मैं लॉटरी लूंगा तो मुझे लग सकती है, यही अजम्पशन करके कोई भी लॉटरी खरीदता है। हेलो, अभी आजकल ड्रीम 11 वगैरह चल रहा है, तो कोई भी बंदा वहाँ पे पैसे लगा के क्या कर रहा है, अज्यूम कर रहा है कि मेरे को शायद ये लग सकता है लॉटरी वगैरह जो भी है, प्राइज विन कर सकता हूँ करके। अभी यहाँ पे अजम्पशंस क्या है, ये तो इकोनॉमिकल थियरी है, यहाँ पे थियरीज है, नंबर ऑफ कंसेप्ट है, वो डेवलप करते वक्त इकोनॉमिक्स क्या करते हैं, सर्टन थिंग अज्यूम करते हैं। सबसे पहले क्या अज्यूम करते हैं, मतलब उसमें से एक, मतलब हर एक में इसको अज्यूम नहीं कर रहे हैं, बट वाइल डिटरमाइनिंग सर्टन थिंग्स वी हैव टू अज्यूम थिंग। जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहला अजम्पशन यही है, सेटरिस परिबस, मतलब अदर थिंग बीइंग्स इक्वल। ध्यान से सुनो, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, या और एक तरीके से बोल सकते हैं अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। क्या बोला, अदर थिंग बीइंग्स इक्वल और अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। मतलब अज्यूम करना है कि जैसे कि मान लो कि सबसे फेवरेट प्रोडक्ट ले लेते हैं आज का आपका हॉट टॉपिक, मोमोज। मान लो कि 3 लोग आजू बाजू में मोमोज सेल कर रहे हैं, अगर उसमें से एक क्या कर रहा है, प्राइस कम कर रहा है, ये सोच के कि बाजू वाले कुछ नहीं करेंगे, ये होता है सेटरिस पर। उसने अज्यूम किया, बट ऐसे होगा क्या रियलिटी में, शायद होगा भी, शायद नहीं भी होगा। ठीक है, सेटरिस परिबस मतलब क्या, अदर थिंग बीइंग्स कांस्टेंट या अदर थिंग बीइंग इक्वल, ऐसे अज्यूम करना है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट वन, लेजिस्फेयर इकोनॉमी। लेजिस्फेयर इकोनॉमी मतलब ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन कम हो। हेलो, जैसे कि कभी कभी कुछ प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करते वक्त गवर्नमेंट इंटरवेंट करता है, नहीं इसकी प्राइस इतनी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि स्कूल फीस होती है, या हो सकता है हॉस्पिटल के चार्जेस हो सकते हैं, बराबर। कोविड में गवर्नमेंट डिसाइड किया था कि ये चीज़ों के चार्जेस इतने ही लेने, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हो। दैट मीन्स देयर इज अ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। बट कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं कि जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है, राइट। तो लेजिस्फेयर इकोनॉमी मतलब ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे गवर्नमेंट बहुत कम इंटरवेंशन करे। इंटरवेंशन मतलब बीच में टोकना जो होता है ना, मतलब कुछ चीज़ों के रूल्स रेगुलेशन वगैरह ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस इकोनॉमी को बोलते हैं लेजिस्फेयर, जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ना के बराबर है। उसके बाद आता है प्योर कैपिटलिज्म, ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे सर्विसेज, बिजनेस, प्रोडक्ट ये प्राइवेट इंडिविजुअल सप्लाई कर रहा है, गवर्नमेंट है ही नहीं, ना के बराबर है। आर यू गेटिंग मी? जैसे कि मान लो कि हमारे रोड्स गवर्नमेंट बना रही है, हॉस्पिटल गवर्नमेंट के, बहुत सारे स्कूल्स गवर्नमेंट के हैं, नंबर ऑफ कंपनीज गवर्नमेंट की है। लेकिन प्योर कैपिटलिज्म मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन कर रहे हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट के पास बहुत ही कम चीज़ें अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद आता है फुल एम्प्लॉयमेंट। अभी फुल एम्प्लॉयमेंट भी ऐसा अजम्पशन है कि इन अ इकोनॉमी द पर्सन हु वांट्स टू एंड विलिंग टू वर्क, दैट एवरी पर्सन हैज रिसीव्ड द एम्प्लॉयमेंट। मतलब जिसको काम करना है हर एक के पास काम है। ऐसा हो सकता है क्या?
नहीं, इसीलिए इसको बोला जाता है अजम्पशंस। ये अजम्पशंस रिक्वायर्ड होते हैं सर्टन थियरीज के कंक्लूजन पे आने के लिए। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशंस, ये उसका फीचर है। फिर आता है स्लाइसिंग मेथड। स्लाइसिंग मेथड मतलब कट करना, किसी चीज़ को स्लाइस करके अलग करना। जैसे कि केक होता है, बर्थडे के दिन आप क्या करते हो, केक सीधा ऐसे नहीं खाते हो ना, उसको कट करके लेके फिर खाना पड़ता है, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव इट होल एट अ सेम टाइम। यही माइक्रो इकोनॉमिक्स में हुआ जाता है। एग्जाम्पल देखो, आपको क्या दे रहा हूँ, ये देखो आपके घर में ये रोज़ हो रहा है। क्या हो रहा है, हर एक सब्जी के लिए ऑनियन कट हो रहा है। ठीक है, आप जैन वगैरह हो तो शायद वगैरह कुछ अलग बात है, बट हमारे घर में रोज़ ऑनियन कट हो रहा है। अभी मेरा एक सवाल है, मैंने पूछा था मम्मी को कि ये कट क्यों कर रहे हो, इतने सारे कट क्यों करना है, दो दो कट करके हम लोग सीधा नहीं डाल सकते तेल में, फ्राई नहीं होगा? बोला कैसे होगा, अंदर तक नहीं फ्राई होगा। सो प्रॉपर फ्राई होने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, बहुत फाइनली चॉप करके उसमें डालना पड़ रहा है, सो दैट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द ऑनियन शुड गेट प्रॉपरली फ्राइड। समझ रहे हो? यही करना है कि अगर मुझे इंडिविजुअल किसी लेबर को एनालाइज करना है, स्टडी करना है, तो सबके साथ नहीं कर पाऊंगा, उसको अलग लो, उसकी स्टडी करो प्रॉपरली। सिमिलरली हर एक की अलग अलग स्टडी करोगे तभी पता चलेगा। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कभी कभी कुछ बीमारियाँ आ जाती हैं, जैसे कि बारिश में होता है नॉर्मली, मलेरिया आ जाता है, डेंगू आता है, टाइफॉइड आता है, नंबर ऑफ बीमारी, बुखार आते हैं। तो डॉक्टर क्या करते हैं, बुखार है हाँ सबको एक दवाई दो, ऐसा होता है नहीं। ही एनालाइज ईच एंड एवरी पर्सन, सबको अलग करता है, स्लाइस करके अलग करता है। हाँ क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, अच्छा खांसी है, बुखार है, बदन दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, अकॉर्डिंगली ही सजेस्ट द टेस्ट। फिर टेस्ट करके वो जब उसका रिपोर्ट आ जाता है, ही गेट टू द कंक्लूजन कि हाँ अच्छा इसको मलेरिया हुआ है, अच्छा इसको टाइफाइड हुआ है, अच्छा इसको ये हुआ है। अकॉर्डिंगली ही गिव्स द प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन टू ईच एंड एवरी वन। समझ रहे हो स्लाइसिंग मेथड क्यों जरूरी है? बिकॉज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, ईच एंड एवरी फर्म, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी इज डिफरेंट and we need to study it differently by making it sliced away from others. ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल मैंने कल ही बताया था, अल्फ्रेड मार्शल ने फेमस किया था, माइक्रो इकोनॉमिकल प्रिंसिपल है। बट है क्या, कंसेप्ट ऑफ मार्जिनलिज्म इज द की टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। द टर्म मार्जिनल मीन्स चेंज ब्रॉट इन द टोटल बाय एडिशनल यूनिट, मतलब एक एडिशनल यूनिट लेके आना, प्रोड्यूस करना। मेरी कैपेसिटी से मैं एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करके देख रहा हूँ, इससे क्या होगा, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कॉस्ट कितना लग रहा है, लेबर्स कितना लग रहा है, मशीन उससे हो रहा है कि दूसरी मशीन लेनी पड़ेगी। दीज नंबर ऑफ अदर फैक्टर्स आई एम ट्राइंग टू चेक विद द हेल्प ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। इसे पता चलता है कि क्या होगा, बेनिफिटेड है या लॉस मेकिंग है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनलिज्म। इसके बाद क्या है, मतलब इसका एक और मतलब अगर बोलना चाहिए तो जस्ट वन मोर, एक और प्रोड्यूस करके देखो क्या हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर में देयर आर नंबर ऑफ कंपटीशन, मतलब कंपटीशन मतलब जैसे कि अभी आप रनिंग की कंपटीशन ले लो, 100 मीटर होता है, 200, 300, 400, 1000 मीटर वगैरह वगैरह वगैरह। ये ऐसे ही मार्केट में भी कॉम्पिटिशन होता है, और उसके जो फीचर्स होते हैं, मतलब मार्केट में अवेलेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग्स रिप्रेजेंट्स कि ये मार्केट उस तरीके का है। एग्जाम्पल, अगर किसी मार्केट में आपको फिश का स्मेल आ रहा है तो आपको पता चलेगा अरे ये फिश मार्केट है। किसी मार्केट को आपको फ्लावर्स का स्मेल, फ्रेग्रेंस आ रहा है, फ्लावर का स्मेल नहीं होता है, फ्रेग्रेंस होता है। सो फ्लावर्स का अगर फ्रेग्रेंस आ रहा है, यू विल कम टू नो अरे ये फ्लावर मार्केट है। ठीक है, कहीं पे आपको फ्रूट्स के स्मेल आ रहे हैं, अभी रिसेंटली मैंगो का सीजन चल रहा है, अगर आप गए किसी मार्केट में, जैसे कि मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ, हमारे वाशी में APMC है। ठीक है, वहाँ पे अगर आप ये सीज़न में जाओगे तो हर जगह से आपको खुशबू आएगी मैंगोज की, तो आपको पता चलेगा अरे ये तो फ्रूट्स मार्केट है या मैंगो मार्केट है। आर यू गेटिंग मी? वैसी इकोनॉमी में नंबर ऑफ मार्केट्स है। कौन से मैं बताता हूँ। पहला आता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन, जहाँ पे सबके पास सेम प्रोडक्ट है। एग्जाम्पल एग्स, सबके पास सेम ही होता है, राइट। दूसरा बताता हूँ, अभी इसके बारे में डिटेल में जाएंगे, इसके ऊपर चैप्टर्स है हमारे लिए, तो वहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी सिर्फ समझ लो कि क्या कहना चाह रहा हूँ, व्हाट आर दिस मार्केट्स आर। मोनोपोली मतलब यहाँ पे एक ही बंदा है, उसके जैसा प्रोडक्ट किसी के पास नहीं है। एप्पल फोन कंपनी, उसके जैसा किसी के पास नहीं, मतलब उसकी मोनोपोली क्या है, उसके पास समथिंग यूनिक है। यूनिक क्या है? उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका प्रोसेसर, रिगार्डिंग में, और उसके कैमरे का क्वालिटी वगैरह, नंबर ऑफ अदर थिंग्स। बस दो इंपॉर्टेंट है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम और उसका प्रोसेसर, वो और किसी मोबाइल कंपनी के पास नहीं है। समझिए आप,
मतलब मोनोपोली इसको बोलते हैं कि मान लो कि मार्केट में वो अकेला बंदा है जिसके पास वो चीज़ है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मोनोपोली मार्केट। उसके बाद आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मतलब सबके पास यहाँ पे नियर अबाउट सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं। जैसे कि मोमोज वाले के पास जाते हो तो हर एक का थोड़ा थोड़ा टेस्ट अलग होता है, शेप साइज वगैरह सबका सेम होता है, चटनी वगैरह भी वो सेम ही देने वाले हैं, आर यू गेटिंग मी, बट थोड़ा तो डिफरेंस है कुछ ना कुछ। इसकी वजह से आप प्रीफर करते हो कि नहीं इसके पास नहीं इसके पास, इसके पास नहीं इसके पास, समझ रहे हो। वैसे ही यहाँ पे मोनोपोली मार्केट के कंपटीशन के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो मार्केट में ये बहुत बिस्किट चल रहा है, बहुत लोगों के पास ये है, कौन सा, मारी, ये कौन सा है, ब्रिटानिया, वापस ये कौन है, पार्ले, ये कौन है, पतंजलि, अभी रिसेंट आया है भाई साहब, मैकविटीज। ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट सिमिलर है, देखो सबके पास होल भी सेम है, मारी ही लिखा हुआ है, टेस्ट नियर अबाउट सेम है, पैकेजिंग नियर अबाउट सेम है, सो मारी बिस्किट सबके पास है। अभी आता है ओलिगोपोली मार्केट, यहाँ पे बहुत कम प्रोड्यूसर्स रहते हैं, ऐसा मार्केट कि पूरी इकोनॉमी, मतलब भारत की लोक संख्या कितनी है, 140 करोड़ या उसे नियर अबाउट सिमिलर आसपास है। इतनी बड़ी आबादी को अगर 2-3 ही कंपनी अगर प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही तो उस कंपटीशन को बोलेंगे हम लोग ओलिगोपोली कंपटीशन। अभी आप बोलोगे ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसमें सिर्फ 2-3 ही कंपनियां सप्लाई कर रही है, आई बेट यू आप में से हर एक के पास वो प्रोडक्ट है। यस, सोचो, और मेरे बोलने से पहले अगर पता है तो कमेंट में लिखो, नहीं तो मैं बताता हूँ, रुको। वो प्रोडक्ट है एयरटेल, जियो एंड वोडाफोन, या वी आई अभी जो हुआ है, टेलीफोन ऑपरेटर्स। अभी इसमें कुछ गवर्नमेंट के भी है, मैं ऐसे नहीं कि मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट प्राइवेट टेलीफोन ऑपरेटर्स अभी फिलहाल 3 ही है। कुछ साल पहले बहुत ज़्यादा थे जियो के आने के से पहले, बट बाद में कम हो गए, तो इट बिकम्स अ ओलिगोपोली मार्केट। ठीक है, आगे बढ़ते चलो। उसके बाद आता है लिमिटेड स्कोप। लिमिटेड स्कोप मतलब बहुत कम स्कोप है, मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ों की पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बड़े जो कंसेप्ट है इसको हम लोग हाथ नहीं लगा सकते या पढ़ नहीं सकते, इसमें एनालाइज नहीं होगा, समझ रहे हो आप। जैसे कि मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कि देर आर सर्टन इंडिविजुअल यूनिट्स, वही हम लोग पढ़ सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिकल कंसेप्ट हम लोग नहीं पढ़ सकते। मैक्रो मतलब बड़ी चीज़, एग्रीगेट टोटल जो है, जैसे कि इन्फ्लेशन पूरे देश का होता है या किसी प्रोडक्ट के हर एक जगह के लिए होता है, उसको नहीं पढ़ सकते। इन्फ्लेशन का अपोजिट आता है डिफ्लेशन, उसको यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्ली स्टडी नहीं कर पाते। उसके बाद आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट इट इज़ अकाउंट ऑफ कंट्री विद द अदर कंट्री। जैसे हमारा पासबुक होता है, हम लोग कुछ पैसे डालते हैं तो मतलब क्रेडिट में आते हैं, किसी को पे करते हैं तो डेबिट में आते हैं, वैसे ही कंट्री का रहता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। कंट्री ने इंपोर्ट किसको किया है, एक्सपोर्ट किसको किया है, और इंपोर्ट किससे किया हुआ है, ये सारी चीज़ें जहाँ पे होती है उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसका स्टडी माइक्रो लेवल पे नहीं होता, क्योंकि बड़े बड़े देश की बात है ना, तो ये मैक्रो में होगा। उसके बाद पॉवर्टी, गरीबी पूरे देश की होती है। अनएम्प्लॉयमेंट पूरे देश के लिए होता है, पूरी इकोनॉमी के लिए हम लोग स्टडी करते हैं। पॉपुलेशन बहुत बड़ी कंसेप्ट है, यहीं यहाँ पर स्टडी होगी। एंड इकोनॉमिकल ग्रोथ, दीज ऑल कंसेप्ट कैनॉट बी स्टडी अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसके लिए हमें क्या चाहिए, मैक्रो। ठीक है, वो थर्ड वीडियो में हम लोग देखने वाले। बट ये सारे क्या हुए, लिमिट फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अभी हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस एंड यूजफुलनेस ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए वो भी 1 बाय 1 फटाफट देख लेंगे। फर्स्ट है प्राइस डिटर्मिनेशन, उसके बाद आते हैं अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी, उसके बाद इट हेल्प्स इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग, इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने थर्ड लिया हुआ है। देन इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, उसके बाद आता है हेल्पफुल इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड पब्लिक फाइनेंस, देन यूजफुल टू गवर्नमेंट, एंड लास्ट वन इज बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। टोटल कितने हैं, 7, याद रखना है। ठीक है, 1 बाय 1 देखते हैं। चलो शुरू करते हैं। क्या है प्राइस डिटर्मिनेशन। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज गोइंग टू हेल्प यू टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। कि एक प्रोडक्ट को हम लोग ले रहे हैं कि जैसे कि पार्ले जी हुआ, पार्ले जी का प्राइस क्यों कांस्टेंट रखा हुआ है, शायद कंपनी ने चेक किया होगा कि अगर मैं इसका प्राइस 6 रुपया करूँगा तो कितने मेरे प्रोडक्ट्स कंज्यूमर से वो इसको खरीदना प्रीफर नहीं कर पाएंगे। अगर मैं 4 रुपया करूँ तो कितने मेरे कंज्यूमर है जो परचेस करने में इंक्रीज करेंगे। ठीक है, सो दिस नंबर ऑफ फैक्टर्स कैन बी एनालाइज इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स विद द सिंगल प्रोडक्ट एंड अकॉर्डिंगली द प्राइस कैन बी डिटरमाइंड। तो ये हेल्प कर रहा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। आइदर हम लोग बोल सकते हैं फीचर्स जो है इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हम लोग इंडिविजुअल प्रोडक्ट की प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं, फैक्टर्स की प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके बाद आता है टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब क्या, अ फ्री मार्केट इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी वेयर इकोनॉमिक डिसीजंस रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सच एज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस,
ये सारे डिसीजन यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं विदाउट गवर्नमेंट्स इंटरवेंशन और अदर एजेंसी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि आपके कॉलेज के बाहर कुछ ना कुछ कोई ना कोई बेचने वाला तो रहेगा ही। अगर मुंबई में हो तो वड़ा पाव रहेगा, मोमोज रहेंगे, फ्रैंकी रहेगा एंड नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। आप कहीं और से बिलोंग कर रहे हो तो और अदर प्रोडक्ट्स रहेंगे। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि वो व्हाट टू प्रोड्यूस उसने डिसाइड किया है कि चलो मोमोज का सीजन चल रहा है, बच्चे बहुत डिमांड कर रहे हैं, मोमोज बनाएंगे, तो व्हाट टू प्रोड्यूस का आंसर हो गया। उसके बाद हाउ मच टू प्रोड्यूस कैसे होगा पता है। अभी मान लो ये सीजन में आपके स्कूल को छुट्टी है तो कम प्रोड्यूस करेगा वो। स्कूल चालू हो गया फुल फ्लेजली, वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। सो ही इज गोइंग टू टेक द डिसीजन ओवर हियर ओनली। एंड हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस मतलब मशीन से बनाएंगे, हाथ से बनाएंगे या खरीद के लेके आएंगे किसी और के बनाया हुआ। दिस डिसीजन आर टेकन अंडर द माइक्रो इकोनॉमिकल कंसेप्ट। माइक्रो इकोनॉमिकल जो कंसेप्ट है, थियरीज है, दैट हेल्प्स अस अ लॉट इन टेकिंग दिस डिसीजन। समझ में आया। इसके बाद क्या आता है, हेल्पफुल इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड पब्लिक फाइनेंस। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प इन एक्सप्लेनिंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड, लाइक जैसे कि टैरिफ के बारे में वो हेल्प करेगा। उसके बाद एक्सचेंज करेंसी का कितना होना चाहिए इसमें हेल्प करेगा। एंड देन गेन्स हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रेड, ये बताने में हेल्प करेगा। अभी मैं बताता हूँ आपको टैरिफ मतलब क्या है। मान लो कि हमारे इंडिया में कोई एक प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहा है कहीं से, तो क्या ले लेते हैं, लाइट्स ले लेते हैं। हमारे यहाँ पे दिवाली एक बहुत बड़ा ट्रेडिशन है, फेस्टिवल है, उसको बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और वो दिए के बगैर नहीं होता है। तो दिया नॉर्मली तो इंडियन यहाँ पे बना रहे हैं, बट जो लाइट्स है, इलेक्ट्रिक लाइट्स हम लोग वो क्या बोलते हैं उसको, एलईडी लाइट्स, जो हम लोग खरीद रहे हैं आजकल, वो ज़्यादातर आ रही कहाँ से, चाइना से। उसकी वजह से मेरे इंडिया के जो प्रोडक्ट्स है वो अफेक्ट हो रहे हैं। तो उस चाइनीज़ प्रोडक्ट को इंडिया में इंपोर्ट करते वक्त या आते वक्त जो चार्जेस में लगा रहा हूँ उसको बोला जाता है टैरिफ्स। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ बैरियर फॉर इंपोर्टिंग द प्रोडक्ट। वैसे ही शायद चाइना मेरे कोई प्रोडक्ट को लगाता होगा, मतलब हर एक प्रोडक्ट के लिए होता है। सो इट इज़ ऑन द इंडियन गवर्नमेंट कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए टैरिफ कितना होना चाहिए। ये कब पता चलेगा कि मैं इंडिविजुअल प्रोडक्ट लिया, क्या एलईडी लाइट्स, वो इंपोर्ट होने की वजह से मेरा मार्केट कितना डिस्टर्ब हो रहा है, मेरे इंडियन प्रोडक्ट्स नहीं बिक रहे, तो मैंने क्या कर दिया, उसका टैरिफ बढ़ा दिया। हेलो, समझ रहे हो आप। दूसरा कंसेप्ट यहाँ पे दिया एक्सचेंज रेट। मतलब मैं जब इंपोर्ट कर रहा हूँ तो मेरी कंट्री का जो रेट रहेगा एक्सचेंज में दूसरी कंट्री का, जैसे कि $1 इज इक्वल टू समवेयर 80 रुपीज़ है, €1 इज इक्वल टू 90 रुपीज़ है। तो ये जो एक्सचेंज रेट है ये डिटरमाइन करेगा। मान लो कि यूएसए के साथ मेरा 80 रुपीज़ है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ। तो अगर यूएसए का $1 का एक प्रोडक्ट मान लो कि बर्गर रहेगा, तो वो मुझे इंपोर्ट करने के लिए मेरे यहाँ से 80 रुपया खर्चा हो रहा है, तो ज़्यादा अमाउंट है। सो ये एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए डिसाइड करने के लिए बहुत हेल्प करेगा। वही दूसरी साइड में यूएसए मेरे से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदेगा, क्यों पता है, उसके $1 में उसको मेरे से 80 रुपये का प्रोडक्ट मिल रहा है। हेलो, सो ये एक्सचेंज रेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंट्री के इंटरनेशनल ट्रेड में। ठीक है, और गेन्स फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रेड ये अंडरस्टैंड करने के लिए भी माइक्रो इकोनॉमिकल टूल हेल्प करेगा कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसको बेचने से मेरे कंट्री में कितना बेनिफिट हुआ या लॉस हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इकोनॉमिक मॉडल बिलिंग। इकोनॉमिक के सारे जो कंसेप्ट है वो हेल्प आउट, मतलब बनाने के बाद नंबर ऑफ चीज़ों को डिटरमाइन करने के लिए बहुत हेल्प करते हैं, और ये माइक्रो इकोनॉमी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हैज मेड अ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक्स बाय डेवलपिंग वेरियस टर्म्स, कंसेप्ट, टर्मिनोलॉजी, टूल्स एंड एनालिसिस। जैसे मैंने बोला मार्जिनलिज्म, ये एक टर्म है माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही। ये क्या हेल्प कर रहा है कि एक चीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस करने के बाद मुझे फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। सो इससे एक मॉडल बन रहा है कि अगर एक किसी चीज़ की कैपेसिटी इतनी है तो उसकी कैपेसिटी की इतना ज़्यादा प्रोड्यूस करो, या अगर एक चीज़ की कैपेसिटी 100 है तो 100 मत प्रोड्यूस करो, 90 प्रोड्यूस करो। उससे क्या होगा, ये जो प्रोडक्शन वाली मशीन है उसकी कैपेसिटी बढ़ रही है। या वो बोल रहा है कि 110 प्रोड्यूस करो, उससे क्या हो रहा है, भले ही मशीन की कैपेसिटी 100 है बट उससे 110 प्रोड्यूस किया जा सकता है। सो वन मशीन इज गोइंग टू गिव यू 10 मोर प्रोडक्ट्स। ये जो मॉडल बिल्ड हो रहा है इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत हेल्प कर रहा है। समझ रहे हो आप। नेक्स्ट क्या है, हेल्प्स इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग। बहुत सारे बिजनेस के डिसीजन से हेल्प करेगा। कैसे कि डिटर्मिनेशन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट कितना होना चाहिए या उसको कम कैसे किया जा सकता है। दूसरा हो सकता है प्राइस ऑफ गुड्स कितना होना चाहिए। उसके बाद मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट एंड प्रॉफिट कैसे होना चाहिए। मतलब क्या हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ।
कि अगर मैंने प्रोडक्शन ज़्यादा कर लिया और मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो प्राइस कम हो जाएगी। आप बोल रहे हो कैसे? कि मान लो कि मुझे हर जगह पे मोमोज मिल रहे हैं, तो अब बट ऑब्वियसली कोई ना कोई प्राइस कम कर देगा और कम प्राइस की मिलना शुरू हो जाएगा। उसका बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, अल्फांसो मैंगो। शायद ही कोई होगा जिसने खाया नहीं होगा, महाराष्ट्र का तो एटलीस्ट, बाहर का अभी तो पूरा वर्ल्ड खा रहा है उसको। जब अल्फांसो मैंगोज मार्केट में आते हैं इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी मार्च, तब उसकी प्राइस बहुत हाई रहती है, 10,000 15,000 पेटी, मतलब एक पेटी में 4 डजन 5 डजन 6 डजन ऐसे होते हैं। पर जैसे जैसे मार्केट में अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, सप्लाई बढ़ जाता है, उसकी प्राइस धीरे धीरे कम होने लगती है। यही सिंपल प्रिंसिपल है, एज सप्लाई इंक्रीजेस प्राइस डिक्रीजेस। ठीक है, तो इस वक्त माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या हेल्प कर रहा है, ये प्राइस डिसाइड करने में, आउटपुट कितना करे ये डिसाइड करने में, प्रॉफिट कितना होना चाहिए डिसाइड करने में, कॉस्ट कितना होना चाहिए, कम कर सकते हैं या ज़्यादा होगा, ये डिसाइड करने में माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प कर रहा है। उसके बाद है यूजफुल टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कैसे यूजफुल होगा? गवर्नमेंट रन्स वेरियस पायलट प्रोजेक्ट्स। मतलब क्या है? इट इज यूजफुल टू द गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसी सच एज टैक्सेशन पॉलिसी, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी एंड प्राइस पॉलिसीज। दिस पॉलिसी हेल्प्स द गवर्नमेंट टू अटेन इट्स गोल्स of efficient allocation of resources and promoting economic welfare of the society। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि गवर्नमेंट को टैक्सेशन बढ़ाना है किसी चीज़ के लिए। टैक्स बढ़ने के बाद क्या होगा? उस प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ सकती है। मैं इंडिविजुअल इकोनॉमी पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ, इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई प्रोडक्ट के ऊपर अगर टैक्स बढ़ रहा है तो उससे क्या होगा? उसका जो परचेस है वो कम हो जाएगा। कैसे? गवर्नमेंट ने लिकर के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाया। आप बोलोगे सर लिकर तो लोग भर भर के पैसा खर्च करे, ले रहे, पी रहे। गवर्नमेंट चाहती है कि ये प्रोडक्ट महंगा हो जाए सो दैट पीपल शुड कंज्यूम इट लिटल लेस। आइदर उसका दूसरा रीज़न हो सकता है कि ये प्रोडक्ट जो है इससे मेरे को रेवेन्यू ज़्यादा मिले। आइदर इन सर्टन केस गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ प्रोडक्ट का प्राइस कम करेगी सो दैट पीपल विल गेट इट अफोर्डेबल। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि सिलेंडर के ऊपर कुछ सब्सिडीज होता था, सीएनजी के ऊपर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दिया हुआ है। ये टैक्सेशन या रिड्यूसिंग द टैक्सेशन, ये पॉलिसीज गवर्नमेंट क्यों आ रही है, क्यों कर रही है? देयर आर रीजन बिहाइंड इट। लेकिन ये रीजंस कैसे मालूम पड़ेगा? बाय डूइंग अ माइक्रो इकोनॉमिकल स्टडी, कि अगर ये चीज़ अगर महंगे में कर रहा हूँ तो लोगों को अफोर्डेबल हो रहा है, क्या वो खरीद पा रहे हैं? नहीं, तो मुझे अकॉर्डिंगली डिसीजंस लेना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को हेल्प कर रहा है किस लिए? टू टेक देयर डिसीजंस। आर यू गेटिंग मी? कि वुमेंस के लिए कुछ स्कीम्स देना है या नहीं देना है, स्कॉलरशिप देना है या नहीं देना है, किसी चीज़ का प्राइस बढ़ाना है बाय वे ऑफ टैक्सेशन, कम करना है, इनकम टैक्स कितना होना चाहिए, किसके लिए फ्री देना है, किसको कितना रेट से देना है, ये सारे डिसीजन लेने के लिए गवर्नमेंट को हेल्प करता है माइक्रो इकोनॉमिकल स्टडी। उसके बाद आता है बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। एक इंडिविजुअल को कैसे हम लोग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं, मैक्सिमम अवेलेबल रिसोर्सेज दे सकते हैं, इसका स्टडी या इसको डिसाइड करने में हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स हाउ द बेस्ट रिजल्ट्स कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इट्स बेस्ट अलोकेशन। ऑल्सो स्टडीज हाउ टैक्सेस अफेक्ट सोशल वेलफेयर। अभी टैक्सेस सोशल वेलफेयर को कैसे अफेक्ट करते हैं? कि जैसे कि कोई प्रोडक्ट है पार्ले जी, उसके ऊपर अगर मैंने टैक्स लगा दिया तो अल्टीमेटली अननेसेसरी द पीपल हैज़ टू पे मोर, थोड़ा बहुत जो भी है। वेयर एज ऑप्टिमम रिसोर्सेज मतलब क्या पता है? उसके लिए देखो, एक मैक्सिमम होता है, एक ऑप्टिमम होता है। मैक्सिमम और ऑप्टिमम दोनों अलग है। मान लो आप किसी शादी में गए हो या किसी पार्टी में गए हो, उस वक्त यहाँ तक खाना आने तक खाना मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया आपने पूरी पार्टी का, ठीक है। बट ऑप्टिमम मतलब क्या है? कि आपका पेट भरने तक आपने अच्छे से खाया और प्लेट में आपने कुछ बचाया भी नहीं है, सब जितना लिया था उतना प्रॉपरली खाया और पेट भरने तक ही खाया, उससे ज़्यादा आपने लिया नहीं। दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन वाला क्या कर रहा है? भर भर के खा रहा है और बहुत खाने के चक्कर में बहुत सारा प्लेट में भी छोड़ रहा है या ख़त्म कर दे रहा है आज ही। दैट इज़ नॉट द राइट थिंग। ऑप्टिमम मतलब मैंने खाया, कुछ बचा के भी रखा किसी और के लिए, सो दैट अदर विल ऑल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ इट। ये होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। और ये सारी कंसेप्ट कहाँ पे होगी? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो मैंने आपको फीचर्स बता दिया और इम्पोर्टेंस बता दिया, किसका? माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो अगर पसंद आया तो बोधी ब्लेंडेड लर्निंग चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, हेल्प द अदर्स टू लर्न।
सो दैट दे विल ऑल्सो प्रोग्रेस, यू विल ऑल्सो प्रोग्रेस। और तब तक के लिए क्या करना है आपको, वीडियो शेयर करना है। ठीक है बच्चों, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। बाय बाय।